साथियों, सभी को जय भीम, नव बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं इधर जो नंगला धनी धम्मभूमि मौजा हथपऊ थाना एलाऊ भोगांव तहसील में जनपद मैनपुरी में हूँ। साथियों, आज 11 अप्रैल है। साथियों, परम पूज्य राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए उनके जन्म दिवस पर पूरी दुनिया को, मानव मात्र को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साथियों, यहाँ पे धम्मभूमि है और मैं इधर मैनपुरी में 2-3 दिन से आया हुआ हूँ लगातार। 10 तारीख को आ गया था मैं। तो साथियों, इधर आज जो 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है। साथियों, हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। साथियों, इस देश के जो मूल निवासी बहुजन समाज के डिप्रेस क्लास, वंचित वर्ग जो लंबे समय से हक वंचित था, अधिकारों से दूर रखा गया, मुख्य धारा से दूर रखा गया जिस वर्ग को, उसकी संख्या 80 और 90% के बीच में थी, है अभी भी। साथियों, तो उनको शिक्षा से दूर रखा गया, लंबे समय से उनको आर्थिक साधनों से दूर रखा गया, उनको अपने हक अधिकारों से इतनी दूर कर दिया गया कि वो अपने आप को भूल गए कि हम मनुष्य थे कि नहीं। साथियों, इसी मनुष्यता की पहचान को कायम करने के लिए, पहचान को बहाल करने के लिए अंग्रेजी शासनकाल में, जिस समय ज्योतिबा फुले साहब स्टडी कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे अंग्रेजी शासनकाल में, उनके साथ भी बहुत अन्याय अत्याचार हुआ। उनको भी लोगों ने नहीं पढ़ने दिया और पढ़ाई के साथ साथ साथियों, उनके साथ भी इस देश के अंदर जातिवाद का उन्होंने भी सामना किया। साथियों, जब उन्होंने देखा कि मुझ जैसे पढ़े लिखे लोगों का अपमान कर सकते हैं ये लोग, इस देश के वो लोग जो भेदभाव चाहते हैं, जो असमानता कायम रखना चाहते हैं, मानवतावादी विचारों का खंडन करना चाहते हैं, दमन करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिटाना चाहते हैं, ऐसे लोग जब मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो जो मेरे समाज में तमाम ऐसे लोग हैं, महिला, पुरुष, बच्चे, उनके साथ क्या तौबा होती होगी, ये सोच से परे है। साथियों, महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले साहब ने जन्म लिया और जब देखा कि देश के अंदर चारों तरफ त्राही त्राही मची है, तो जो अंग्रेज़ों ने उनको शिक्षा दी, उन्होंने उस शिक्षा को अपनी पत्नी पूज्य सावित्रीबाई फुले जी को शिक्षा दी और दोनों दंपत्ति ने जो है इस देश के अंदर उस वर्ग की महिलाओं को, लड़कियों को, पुरुषों को, युवाओं को शिक्षा देने का काम किया, जो सैकड़ों हजारों सालों से, सदियों से इस देश में शिक्षा से दूर था। बहुत बड़ा वर्ग। साथियों, सोचिए, सोचने का विषय है क्या हाल था उस समय पर। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज 11 अप्रैल 2026 को मैनपुरी के अंदर मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, हरियाणा ने, मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने तमाम हमारे प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया। कंपोजिट पता नहीं किस कॉन्सेप्ट के तहत एक स्कूल दूसरे स्कूल को मिला दिया और वो कह रहे हैं कि हमने बंद नहीं किए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ही मात्र अकेले उत्तर प्रदेश में 29,000 स्कूल बंद कर दिए गए। हरियाणा में हज़ारों स्कूल बंद कर दिए गए। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहाँ जहाँ भाजपा और आरएसएस की कंपनी सत्ता में बैठी है, वहाँ वहाँ इन गरीबों की शिक्षा को फिर से ख़त्म करने का प्रयास चल रहा है। साथियों, और बिना कानून बनाए, बिना कानूनों में संशोधन किए,
बिना कानूनों को मिटाए ही इस देश के आम आदमी की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को कमज़ोर करके दूर किया जा रहा है साथियों। इसलिए साथियों हमें सोचना होगा और हमें सुझाव और ज्ञान आसपास के लोगों से ही लेना होगा। अभी नेपाल ने, वहाँ के प्रधानमंत्री महोदय बालेन्द्र शाह ने उच्च वर्ग या निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग सभी के लिए सरकारी शिक्षा अनिवार्य की है और निजी शिक्षा का अंत किया है, समापन किया है। तो साथियों मैं यहाँ की जो भाजपा सरकार है उन लोगों से, सरकार में बैठे जो लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के MP MLAs मंत्री हों, चाहे OBC के हों, चाहे अगड़ी जातियों के हों, कि वह भी ऐसा कानून लेकर के आएँ, ऐसी व्यवस्था स्थापित करें कि चिकित्सा और शिक्षा प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, वो सार्वजनिक ही व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आम आदमी अपने आप को बेहतर समझ सके, बेहतर उसे शिक्षा और चिकित्सा मिल सके। साथियों अभी देख रहे होंगे आप, स्कूल खुले अभी 5 अप्रैल को, किताबें कोर्सेज इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए साथियों गरीब लोगों से शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और दूसरी बात इलेक्शन भी इतना महंगा कर दिया गया कि आम आदमी इस कंपटीशन के दौर में चिकित्सा से, शिक्षा से, सुरक्षा से और साथियों तीसरा चौथा इलेक्शन से दूर हो चुका है। इसलिए साथियों ये बहुत गंभीर विषय है और अगर इस देश के अंदर निजीकरण हावी हो गया, पूंजीवाद हावी हो गया है, तो समझना कि लोकतंत्र समापन की ओर है। इसलिए साथियों इस लोकतंत्र को बचाना होगा, इस देश के अंदर राष्ट्रवादी व्यवस्था को स्थापित करना होगा। तो साथियों इस देश में सार्वजनिक व्यवस्था को स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा साथियों इस देश में मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा और सिर्फ उच्च वर्ग या निम्न वर्ग ही रहेगा। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आभास महासंघ के माध्यम से मैं लाल सिंह गृह त्यागी जूनियर कांशीराम साथियों बताना चाहता हूँ आपसे कि अपने वोट को इस तरह से सुरक्षित करो, देखभाल करो, जैसे आप अपनी बिटिया की सुरक्षा करते हो, अपनी बिटिया की देखभाल करते हो। हमारा आभास महासंघ का अभियान है बेटी बचाओ वोट बचाओ जन चेतना अभियान। बेटी की तरह करें वोट की रक्षा, बेटी की तरह करें वोट की रक्षा। साथियों जिस प्रकार से हम बिटिया की देखभाल सुरक्षा करते हैं वैसे हमें अपने वोट की देखभाल करनी होगी। अन्यथा इस देश के अंदर अभी देखा मैंने, आज सूचना मिली है कि चुनाव में खड़े होना और वोट देने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो इससे साबित ये होता है साथियों, ये सरकार की मंशा हो सकती है कि बहुत सारे लोगों का जो वोट का अधिकार है वो ख़त्म किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों को चुनाव में लड़ने के लिए हटाया जा सकता है, ये कह कर के कि तुम्हारा मूल अधिकार नहीं है। और आज का ही एक स्टेटमेंट है RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी का, वो कह रहे हैं कि RSS की स्थापना देश की आज़ादी के लिए हुआ था। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के लिए नहीं हुई थी देश के RSS की स्थापना। RSS की स्थापना इसलिए की गई थी हेडगेवार के द्वारा, जो 1924 में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी नागपुर के अंदर। उनके विचारों को, उनकी बात को काउंटर करने के लिए, उनकी बात का विरोध करने के लिए, बुद्धिज़्म का विरोध करने के लिए, अम्बेडकरिज्म का विरोध करने के लिए इस देश के अंदर RSS की स्थापना हुई थी। साथियों आप गांव-गांव देख रहे होंगे आज भी 14 अप्रैल पे पूरे देश में बहुजन समाज के लोग बाबा साहब की, ज्योतिबा फुले साहब की, तमाम महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं। बुद्ध की कथाएं जहाँ तहाँ होने की तैयारी है, लेकिन साथियों यही RSS के लोग, यही भाजपा के लोग विरोध करते हैं, तमाम टकराव होता है। तो साथियों इसीलिए बाबा साहब ने इस धर्म को त्यागा था। इसलिए साथियों मैं तो इस धर्म का हूँ ही नहीं, हम तो पूर्वज हमारे, हम सब आजीवक थे। आजीवक कहें, बौद्ध कहें या जैन कहें, ये सब
यही भारतीय श्रमण संस्कृति के वारिश हैं और मैं उन्हीं की संतान हूँ, उन्हीं का खून मेरी रगों में है। तो साथियों, मैं आपसे बार बार ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रपंच को, इस षड्यंत्र को समझिए, सुनिए और अपने आप को सोचिए कि हमें अगला कदम क्या उठाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय फुले, जय संविधान।